जय हिंद, वंदे मातरम। स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो को जब ऑस्कर मिला था तब भारत में खुशी की लहर थी। लेकिन ये बात सभी कोई जानते थे कि ये मूवी बने ही भले ही भारत को लेकर है, लेकिन ये बनाई किसी बाहर वाले ने। और अब 2023 में भारत को एक नहीं बल्कि दो ऑस्कर मिले, नाटू नाटू को और द एलिफेंट विस्परर्स को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक वैश्विक मंच पर भारत का अपना एक सिक्का दिखाने की बात है कि भाई साहब हम भी यहां पर काम करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का डंका बजा है दुनिया भर में। ये एक बात मतलब क्लियर तौर पर क्लियर है। अब भारत के सिनेमा की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, लोग देखना चाहेंगे कि भाई भारत में आखिर क्या बन रहा है। लेकिन भारत में ही एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जो कि लंबे समय से भारत में सक्रिय है, और उसके बावजूद भी उनके काम में अभी तक कोई ऐसा बड़ा और व्यापक बदलाव नहीं आया है जिसमें कि आप ये कह सकें कि नहीं यार ये जो कहानी है ये ऑस्कर को ध्यान में रखकर बनाई गई है, या ये ऐसी कहानी है जिसको लेकर दुनिया भर में तहलका मच जाएगा। नाटू नाटू गाना ऐसा है जिसको कि भाषा के ऊपर नहीं, सिर्फ धुन के ऊपर लोग नाचते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार फॉरेन को ध्यान में रखते हुए ये गाना बनाया गया, नहीं। और ना ही ऐसा एलिफेंट विस्परर्स के साथ। जो असलियत है, जो कहानी है, जो सच्चाई है, उसी को सामने पर्दे पर उकेरा गया है। लेकिन बॉलीवुड एक अपना ही महिमा मंडन में डूबा रहता है, और इसीलिए आज की डेट में वो देखेंगे कि भाई गायब भी है। मतलब आप देखिए, कई सारे बड़े फिल्मकार, लाल सिंह चड्ढा बनी थी, आमिर खान ने इतनी शिद्दत से मूवी बनाई थी, इतनी प्यारी मूवी बनाई जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन क्या कहीं पर भी उसका जिक्र हो पाया? नहीं हो पाया। ऐसे में जरा बात करते हैं इन दोनों ही मूवीज के बारे में कि भैया इन दोनों को आखिर कैसे ये बड़ा अवार्ड मिला है, और क्यों ये भारतीय लिहाज से इतना ज्यादा जरूरी भी, और क्यों बॉलीवुड को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि यार हम कहां आखिर गलती कर रहे हैं। बॉलीवुड का ऐसा कौन सा गाना है जो आखिरी बार आपकी जुबान पर चढ़ा था? ऐसा कौन सा गाना है जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े थे? हाल फिलहाल में वो कौन सा गाना है जो आपकी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुआ? वो गाना जिसने आपको दीवाना बना दिया, जो सुनकर आप झूमने को मजबूर हो गए, जिस गाने को आपने बार बार सुना हो? तो जवाब यह है कि बॉलीवुड में अब ओरिजिनल गाने बनते कहां हैं? या तो यहां पर रिमिक्स बनते हैं, या फिर बाहर का उठाया कोई गाना उठाकर हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया जाता है। पहले बॉलीवुड ओरिजिनल गानों की वजह से जाना जाता था। फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने होते थे, सीन्स के हिसाब से गानों को बनाया जाता था। ये गाने ही फिल्मों की कहानी भी बयां करते थे। मगर अब बॉलीवुड में अच्छे गानों का कहीं ना कहीं अकाल सा पड़ गया है। बॉलीवुड में अब कोई ओरिजिनल गानों पर मेहनत नहीं करना चाहता। अब सब इंडस्ट्री में बढ़िया म्यूजिक सुनने को मिलता ही नहीं। ना ही कोई यशराज की तरह कोई रोमांटिक फिल्में बना रहा है। यशराज की फिल्मों में 6-7 गाने हुआ करते थे, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग म्यूजिक होता था, इन गानों पर जबरदस्त डांस होता था। मगर अब ये सारी चीजें बॉलीवुड से गायब हो चुकी हैं। अफसोस की बात यह है कि बॉलीवुड में अच्छे कोरियोग्राफर भी नहीं बचे। इस इंडस्ट्री में डांस के नाम पर जिम्नास्टिक और कार्डियो करवाया जाता है। ऐसे में बॉलीवुड के लिए अवार्ड ऑस्कर जीतना तो एक तरह से सपना ही लगता है। आप खुद सोचिए कि आपने कब किसी एक्टर या एक्ट्रेस को ऐसा डांस करते देखा था कि आप सीटी बजाए बिना ना रह पाए, जबकि साउथ में गाने फिल्मों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि किसी गाने को जबरदस्ती कहीं ना कहीं घुसाया गया। साउथ की फिल्मों में म्यूजिक जान होती है। साउथ फिल्मों के गानों को ऐसे फिल्माया जाता है कि हम खुद को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इन गानों के लिरिक्स, म्यूजिक इतना शानदार होता है कि हम गुनगुनाने को मजबूर हो जाते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि साउथ सिनेमा ने अभी भी अपने मूल को बचाए रखा है। तभी तो एस.एस. राजमौली की फिल्म आरआर सॉन्ग नाटू नाटू के लोग दीवाने हो गए, और आलम यह है कि बॉलीवुड भी साउथ को ही कॉपी कर रहा है। खैर, अब देखना यही है कि क्या नाटू नाटू की कामयाबी के बाद बॉलीवुड खुद में सुधार करता है या नहीं, या फिर गानों के रिमिक्स बनाकर काम चलाता रहता है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? लेकिन बात सिर्फ नाटू नाटू की नहीं है ना। नाटू नाटू से आगे बढ़कर द एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर के लिए चुनी गई फिल्मों में से भी एक है। इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में अवार्ड मिला है। फिल्म की अवधि करीब 41 मिनट की है मात्र। ऑस्कर में अवार्ड मिलने की घोषणा के बाद इसे देखने के लिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और ज्यादा जाग चुकी। दिसंबर में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज भी हो चुकी है, तो भाई अब उसके ऊपर और भी ज्यादा हिट्स पड़ रहे हैं। रघु और अम्मू बड़े नटखट हैं, बहुत छोटे हैं, अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। उन्हें अपना परिवार तो वापस नहीं मिला, पर बदले में मिले कुछ अनोखे माता पिता बमन और बेली। इतनी खूबसूरती से मानव और पशु के बीच के एक संबंध, एक अनुबंध, ऐक्य, समरसता, सद्भाव को दर्शाया गया है। साधारण से दिखने वाले बमन और बेली, जिनके पास अपना कोई परिवार नहीं है, उनके लिए वन विभाग द्वारा संरक्षण के लिए दिए गए ये झुंड से बिछड़े हाथी के बच्चे ही जीवन जीने का आधार बन जाते हैं। उनकी वे अपनी संतान की तरह देखभाल करते हैं। बेली के हृदय में अपनी मृत बेटी का शूल गड़ा हुआ है, जिसे अम्मू ने अपने दुलार से इतनी आसानी से निकाल दिया कि उसका सारा दर्द जाता रहा। बमन और बेली को रघु और अम्मू ने न केवल माता पिता बना दिया, वरन उन्हें आपस में एक पकी हुई उम्र में पति पत्नी भी बना दिए। डॉक्यूमेंट्री है तो डॉक्यूमेंट्री की तरह ही देखना होगा। साधारण एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों को शायद इसमें वो मजा ना आए, पर जब पता है कि डॉक्यूमेंट्री असली की घटनाओं को दिखा रही है, तब उसमें कहीं पर आंसू फूट तो पड़ते ही। लेकिन ये आंसू परम सच्चे भी निकलेंगे।
ये झूठी कहानियों के द्वारा ठग कर लगाए गए आंखों में आंसू नहीं, सबसे ज्यादा सुखद है इसकी फोटोग्राफी। एक एक सीन एक लार्ज कैनवास पर बने चित्र की तरह दिखता है। फोटोग्राफी में रुचि रखने वालों के लिए तो यहां पर एक समारोह टाइप का है। प्रशिक्षण अभिरंजन है। दक्षिण भारत की धरती का एक ऐसा कोना हरियाली में इतना समृद्ध है और पवित्र है, और ये मतलब अभी तक लोगों को पता ही नहीं। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप एक अलग ही स्तर पर जंगल सफारी का सुख देता है, जिसे देखकर आप काफी खुश भी होंगे, पर उसकी पवित्रता में विघ्न डालना नहीं चाहेंगे। आप प्रार्थना करेंगे कि यह हिस्सा ऐसे ही अछूता रहे। बमन और बेली जैसे लोग इसके संरक्षण बने रहे। इसकी निर्देशिका कीर्तिका गोंजाल्वेस मात्र 36 साल की है। इन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में बीएससी और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, इसलिए फोटोग्राफी में इनकी महारत स्पष्ट दिखती है। ऑस्कर जीतने के बाद ये बात तो क्लियर हो जाती है कि निश्चित तौर पर ये ऑस्कर को पूरी तरीके से डिजर्व भी करते थे। लेकिन यहां पर सवाल फिर से वही आ जाता है। एक 41 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो कि दुनिया के सामने छा जाती है, वहीं पर पौने 3 घंटे की मूवीज बनाने वाला बॉलीवुड आज की डेट में न जाने कहां खो चुका है, जो कि एक गाना मात्र तक ऐसा नहीं दे पा रहा है कि उसको वैश्विक पटल के ऊपर जान पहचान दिला सके। हम लोग अक्सर देखते हैं कि ऑस्कर में मूवी भेजे जाने की बात जरूर होती, लेकिन कोई भी मूवी वहां तक पहुंच नहीं पाती या फिर वो इंपैक्ट नहीं दे पाती। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड कहां गलती कर रहा है, या फिर कहां पर उसको सुधार करना चाहिए कि आने वाले समय में उसको इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सीखने को मिले या अच्छा करने को मिले? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।